हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया लेक्चर, नया टॉपिक बच्चों लेकर के आए हैं इस वीडियो में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM एंड फ्रिक्शन। तो हम पहले बात करते हैं बच्चों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों फ्रिक्शन की। ठीक है। न्यूटन के तीन नियम आपने न्यूटन के पढ़े होंगे। बड़े फेमस नियम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहिए, और अगर मोशन में है तो जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है, जिस स्पीड से जा रही है, जिस वेलोसिटी से जा रही है, उसी डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ये न्यूटन का पहला नियम है। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहिए। एंड इफ इट इज मूविंग देन इट विल गो ऑन मूविंग विद सेम वेलोसिटी अनलेस एक्टेड बाई एनी एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहिए, और मोशन में है तो उसी वेलोसिटी से, उसी डायरेक्शन में मोशन करती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। ये न्यूटन का पहला नियम है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। बॉडी की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इनर्शिया बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया, हेंस दिस लॉ और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज गैलीलियो लॉ। न्यूटन का जो पहला नियम है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, अगर वो मोशन में है तो उसी डायरेक्शन में, उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। बॉडी की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? हम इनर्शिया कहते हैं बच्चों। इसीलिए इस लॉ को, न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया से भी हम जानते हैं, और दिस लॉ इज गिवन बाय गैलीलियो। इसको गैलीलियो लॉ से भी जानते हैं बच्चों हम। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसको गैलीलियो लॉ से भी हम जानते हैं। यही गैलीलियो का पहला नियम है। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, यही स्टेटमेंट किसने दिया था? गैलीलियो नामक साइंटिस्ट ने दिया था। गैलीलियो लॉ के नाम से भी हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को जानते हैं। ठीक है ना। सेकंड लॉ देखें आप न्यूटन का। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसी बॉडी पर लगाया गया फोर्स उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। सो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कह दो या लीनियर मोमेंटम। सो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। रेट लिखा है ना आपने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, और चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा पी को लिख सकता हूं, पी बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो इसको लिख सकता हूं एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या चीज है? एक्सेलरेशन है। सो एफ इक्वल टू एम ए। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है बच्चों। क्लियर है ये बात? एफ इक्वल टू एम ए। एफ फोर्स है, एम मास इंटू ए क्या चीज है? एक्सेलरेशन है। इन दिस रिलेशन एफ इक्वल टू एम ए, इन दिस रिलेशन एम इज कॉल्ड इनर्शियल मास ऑफ बॉडी। इस फॉर्मूले में एम को हम बच्चों कौन सा मास बोलते हैं? इन दिस फॉर्मूला मीन्स इन दिस रिलेशन एम इज कॉल्ड इनर्शियल मास ऑफ बॉडी एंड वेट ऑफ बॉडी। बॉडी का वेट क्या लिखते हैं? एफ बराबर डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। इस फॉर्मूले में एम को ग्रेविटेशनल मास बोलते हैं, और इस फॉर्मूले में एम को इनर्शियल मास बोलते हैं। दिस फॉर्मूला इन दिस रिलेशन एम इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मास ऑफ बॉडी, हेंस इनर्शियल मास ऑफ बॉडी और इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल मास। इस फॉर्मूले में एम को
इनर्शियल मास बोला जाता है, इस फॉर्मूले में ग्रेविटेशनल मास बोला जाता है। इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास दोनों इक्वल होंगे, सो रेशियो ऑफ इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास इक्वल टू 1। क्लियर है? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशल नोट कर लीजिएगा आप। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी की इनर्शिया बॉडी के मास पर डिपेंड करती है। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी, मोर इज द मास हेंस मोर इज द इनर्शिया ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। किसी बॉडी का इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी, मोर इज द इनर्शिया मोर इज द मास, लेस द इनर्शिया लेस द मास एंड वाइस वर्सा। का मतलब आपने जो बात ऊपर लिखी है उसका जस्ट उल्टा, मोर इज द इनर्शिया मोर इज द मास एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा बोलो लेस इज द इनर्शिया लेस इज द मास। इनर्शिया बॉडी इज डिपेंड अपॉन मास, मास अगर ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, मास अगर कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। क्लियर है? थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर equal and opposite to each other. To every action there is an equal and opposite reaction. थर्ड लॉ समझ लो इस बात को, every action and reaction are equal and opposite. नोट कर लिया? To every action there is an equal and opposite reaction. एक्शन के रिएक्शन जो होगा एक्शन के इक्वल और अपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये दो पार्टिकल हैं, यहां पर ये दो पार्टिकल हैं फर्स्ट और सेकंड। जरा गौर से देखो, जैसे एक पार्टिकल ये रहा और एक पार्टिकल ये रहा, इस पार्टिकल के द्वारा इस वाले पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स इधर है। पहले पार्टिकल ने सेकंड पार्टिकल पर फोर्स ये लगाया F21, दिस इज द फोर्स ऑन द सेकंड पार्टिकल एक्सर्टेड बाय फर्स्ट से एक्शन। फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी पर जो फोर्स लगाया है F21, इसको मैंने एक्शन कहा है। इस बॉडी के द्वारा सेकंड बॉडी के द्वारा फर्स्ट बॉडी पर लगने वाला फोर्स F12, दिस इज द फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी एक्सर्टेड बाय सेकंड कॉल्ड रिएक्शन। तो यहां पर ये वाला फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर है, यहां पर क्या है? रिपल्सिव फोर्स। इस बॉडी ने इस पर जो फोर्स लगाया है उसको आपने एक्शन कहा, इस बॉडी ने इस पर जो फोर्स लगाया है उसको आपने क्या बोला? रिएक्शन। यहां पर इस बॉडी के द्वारा इस बॉडी पर लगने वाला फोर्स इधर है और इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स इधर है। तो मेरे ख्याल से ये तो क्या हो गया? रिपल्सन। ये क्या हो गया? अट्रैक्शन। फर्स्ट बॉडी के द्वारा सेकंड बॉडी पर लगने वाले फोर्स को आप एक्शन बोल रहे हो और सेकंड के द्वारा फर्स्ट पर लगने वाले फोर्स को क्या बोल रहे हो? रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, वेदर द रिपल्सन, और चाहे इन दोनों के बीच रिपल्सन हो चाहे अट्रैक्शन हो। तो इस बॉडी के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स इधर है, इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स अपोजिट फोर्स है। एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो रिपल्सन है और एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो अट्रैक्शन कहेंगे हम इसको। इन दोनों में से एक फोर्स को हमने एक्शन कहा है तो दूसरे को रिएक्शन। हम इसको एक्शन कहें इसको रिएक्शन कहें, बात एक ही है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, बट दीज टू फोर्सेज not cancel out each other because these two forces act on two different bodies. ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट तो हैं, लेकिन ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये वाला जो फोर्स लग रहा है वो इस बॉडी पर है और ये वाला फोर्स इस बॉडी पर है। ये दोनों फोर्स डिफरेंट बॉडीज पर है। अगर ये दोनों फोर्स एक ही बॉडी पर होते तब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करते? कैंसिल आउट कर देते। सो एक्शन एंड रिएक्शन नॉट कैंसिल आउट टू ईच अदर। एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते क्योंकि एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट होते हैं। क्लियर है ये बात? जैसे एक छोटा सा पॉइंट देखो, जैसे मान लो ये कोई टेबल है, इस टेबल पर कोई ब्लॉक यहां पर रखा हुआ है, ये कोई ब्लॉक है, इसका मास m, तो इस ब्लॉक का वेट किधर होगा? इस टेबल पर डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड होगा। तो ब्लॉक ने इस टेबल पर डाउनवर्ड फोर्स कितना लगाया है? mg, और इस टेबल ने इस ब्लॉक पर जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है ये नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं इसको हम।
दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन लग रहा है वो तो इस ब्लॉक पर है, कौन लगा रहा है, टेबल, और जो वेट mg है इस ब्लॉक का टेबल पर है। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द टेबल एंड दिस इज द रिएक्शन एक्सर्टेड बाय टेबल ऑन द ब्लॉक। तो ये रिएक्शन और एक एक्शन, एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जो वेट एक्ट हो रहा है इस बॉडी पर है और रिएक्शन जो लग रहा है जैसे इस बॉडी को मैंने फर्स्ट बॉडी बोल दिया है और इस टेबल को मैंने सेकंड बॉडी बोल दिया है। तो mg क्या है, इस फर्स्ट बॉडी के द्वारा टेबल पर लगने वाला फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन इस सेकंड बॉडी के द्वारा फर्स्ट बॉडी पर लगने वाला फोर्स है। तो एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट हो रहे हैं, इसीलिए ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। यही बात मैंने यहाँ लिखी है बच्चों। ये फिगर बना लिया आपने, ये फिगर बना लिया। यहाँ पर फोर्स रिपल्सिव है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यहाँ पर फोर्स अट्रैक्टिव है। फर्स्ट बॉडी के द्वारा सेकंड पर लगने वाला फोर्स F21, सेकंड के द्वारा फर्स्ट पर लगने वाला फोर्स F12। दीज टू फोर्सेज equal in magnitude but opposite in a direction and these two forces act on two different bodies। दो अलग अलग बॉडीज पर एक्ट हो रहे हैं, इसीलिए ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। फिगर बना लिया होगा आपने, मैंने नोट भी कर दिया है। F12 फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी एक्सर्टेड बाय सेकंड बॉडी, एक को बोला है मैंने रिएक्शन, और ये क्या है, फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स ऑन सेकंड बॉडी एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी, और इसको बोला है आपने क्या, एक्शन। इस वाले फोर्स को एक्शन बोला है, इसको रिएक्शन बोला है। हम इसको एक्शन कहें, इसको रिएक्शन कहें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, बात एक है ये दोनों। एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में अपोजिट है। माइनस साइन लगाए बच्चों, माइनस का मतलब F12 और F21 मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है। यहां पर भी चेक कर लो, देख लो, ये F21 तो इस डायरेक्शन में और F12 इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए ना। यहां पर F21 इस डायरेक्शन में और F12 ये अपोजिट हो गए। ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे और डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट। These two forces equal in magnitude and opposite in direction. Here negative sign shows that direction of F12 and F21 are opposite. Clear है? Action and reaction force do not act on single body. एक सिंगल बॉडी पर एक्ट नहीं होते, बट दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन फोर्स कभी भी एक सिंगल बॉडी पर एक्ट नहीं होते, दो अलग अलग बॉडीज पर एक्ट होते हैं। इसीलिए एक्शन और रिएक्शन फोर्स कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, एक नोट लिखा है बच्चों, इसको नोट करें आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इसको नोट कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट एट द सेम टाइम। न्यूटन तो ये कहता है कि एक्शन और रिएक्शन एक ही समय पर एक्ट होते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट एट द सेम टाइम। एक्शन जिस समय एक्शन होगा उसी समय पर रिएक्शन होगा, ये कौन बोलता है, न्यूटन। बट अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय आइंस्टीन, आइंस्टीन कहते हैं कि एक्शन पहले एक्ट होता है और उसके थोड़े से समय बाद कौन सा एक्ट होता है, रिएक्शन। बट अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय आइंस्टीन, रिएक्शन एक्ट स्लाइटली लेटर देन एक्शन। रिएक्शन जो एक्ट होता है वो एक्शन के थोड़े से समय बाद एक्ट होता है। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको नोट करना। ये क्वेश्चन थ्योरो क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, नोट कर लीजिए आप इनको। न्यूटन फर्स्ट एंड थर्ड लॉ कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। अंडरलाइन करो और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। न्यूटन का पहला और तीसरा नियम, न्यूटन का पहला और तीसरा नियम न्यूटन के सेकंड लॉ से हम ड्राइव कर सकते हैं। न्यूटन फर्स्ट एंड थर्ड लॉ कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम can be obtained from Newton second law।
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का पहला और तीसरा नियम न्यूटन के सेकंड लॉ से ड्राइव कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से। बट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन बाय गैलीलियो कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम एनी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। गैलीलियो का जो सेकंड इक्वेशन है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको हम न्यूटन के किसी भी लॉ से हम इसको ड्राइव नहीं कर सकते। S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम द एबव लॉज। कौन से लॉ? एबव लॉज का मतलब न्यूटन के जो 3 नियम हैं, उन तीनों नियमों से हम इस इक्वेशन को हम ड्राइव नहीं कर सकते। गैलीलियो की सेकंड इक्वेशन को न्यूटन के किसी भी नियम से, किसी भी लॉ से हम ड्राइव नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूं बच्चों इम्पल्स, मैं बात कर रहा हूं बच्चों इम्पल्स की। इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स फॉर्मूला समझ लें आप, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, इसको नोट कर लो आप। कई सारे क्वेश्चंस में कराऊंगा आपको। इम्पल्स इक्वल टू फोर्स F डेल्टा टी, F डेल्टा टी इक्वल टू, एक काम कर रहा हूं, F की जगह पर क्या लिख दिया है? F क्या चीज है? फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इस F की जगह पर मैंने लिख दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, दैट इज इम्पल्स F डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। ठीक है ना? इम्पल्स इज इक्वल टू F डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और डेल्टा पी को लिख सकता हूं P2 माइनस P1। ये बात नोट कर लो, कई सारे में क्वेश्चंस अभी इसके मैं बताता हूं। सो इम्पल्स इक्वल टू F डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, और डेल्टा पी को लिख सकता हूं P2 माइनस P1। P2 को क्या लिखेंगे? mv2, और P1 को mv1, तो m कॉमन ले लिया, v2 माइनस v1। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है मेरे बच्चे, कोई प्रॉब्लम? इम्पल्स इक्वल टू F डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा P, और इसकी यूनिट हो गई न्यूटन इंटू सेकंड। न्यूटन इंटू सेकंड इन SI सिस्टम, डाइन इंटू सेकंड इन CGS सिस्टम। कर्व बिटवीन फोर्स एंड टाइम। अगर F और टाइम, फोर्स और टाइम के बीच ग्राफ दिया है बच्चों, तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया, एरिया अंडर कर्व F वर्सेस T, F और T के बीच में जो ग्राफ है, ये तो इधर तो लिया है फोर्स, इधर लिया है मैंने टाइम, इसके बीच ग्राफ, ये वाला ग्राफ कैसा भी हो, इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा, एरिया ये शो करता है बच्चों F इंटू डेल्टा टी इम्पल्स को, और इम्पल्स बराबर होता है चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर फोर्स और टाइम के बीच ग्राफ, F फोर्स और टाइम के बीच ग्राफ, ये तो पॉजिटिव एक्सिस और ये नेगेटिव एक्सिस, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये वाला ग्राफ जो है, इस वाले ग्राफ का एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया तो प्लस हुआ, और नेगेटिव एक्सिस पर जो ग्राफ है इसका एरिया नेगेटिव है, तो अपर एरिया तो टोटल इंपल्स बराबर होगा। यहां पर इस तरह से ग्राफ है, अगर प्लस में प्लस एक्सिस पर और माइनस एक्सिस पर, तो ऊपर वाला एरिया, अपर एरिया माइनस लोअर एरिया इक्वल टू होता है इंपल्स। अपर एरिया माइनस नीचे वाले ग्राफ का एरिया, इसका एरिया लोअर एरिया, अपर एरिया माइनस लोअर एरिया इक्वल टू होता है इंपल्स इक्वल टू टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम। मैं बात कर रहा हूं बच्चों यूनिट ऑफ फोर्स, आपने कई बार पढ़ा हुआ है, फोर्स की यूनिट तो सब बच्चे जानते ही हैं। अब एक बार और सुन लें, एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट और इनका रिलेशन क्या होता है, इसकी हमको ज़रूरत पड़ती है। सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है। मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आप इसको ऐसे ही तैयार करें, आपको क्वेश्चंस निकलेंगे डेफिनेटली। ठीक है ना? यूनिट ऑफ फोर्स
एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में एब्सोल्यूट यूनिट डज नॉट डिपेंड अपॉन जी। दो यूनिट बता रहा हूं फोर्स की, एक तो एब्सोल्यूट यूनिट और एक ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट डज नॉट डिपेंड अपॉन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल यूनिट इज डिपेंड अपॉन ग्रेविटी। और एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट में रिलेशन क्या होगा वो मैंने यहां लिखा है। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स एसआई सिस्टम में न्यूटन होती है और सीजीएस सिस्टम में डाइन होती है। और ग्रेविटेशनल यूनिट फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स लिखते हैं बच्चों। एसआई सिस्टम में फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स लिखते हैं और सीजीएस सिस्टम में किलोग्राम वेट को हम ग्राम वेट लिखेंगे या ग्राम फोर्स लिखेंगे। और ग्रेविटेशनल यूनिट और एब्सोल्यूट यूनिट में रिलेशन होता है 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम फोर्स बराबर होता है जी न्यूटन। ये जी की वैल्यू है बच्चों। 1 किलोग्राम वेट और 1 किलोग्राम फोर्स बराबर होता है जी न्यूटन। कितने न्यूटन? जी न्यूटन। 1 किलोग्राम वेट और 1 किलोग्राम फोर्स बराबर होता है जी न्यूटन। और जी की वैल्यू एसआई सिस्टम में 9.8 और सीजीएस सिस्टम में जी की वैल्यू 9.8 थी। तो 1 किलोग्राम वेट इक्वल टू 9.8 न्यूटन जी के बराबर होगा ना। जी की वैल्यू लिख दी है मैंने एसआई सिस्टम में। 1 किलोग्राम वेट बराबर जी न्यूटन या 1 ग्राम वेट बराबर जी डाइन। जी की वैल्यू 9.8 रखेंगे हम तो एसआई सिस्टम में। किलोग्राम वेट लिखा है मैंने, किलोग्राम वेट बराबर जी न्यूटन, जी की वैल्यू 9.8 तो एसआई सिस्टम में 9.8 तो 1 किलोग्राम वेट बराबर 9.8 न्यूटन। अगर जी की वैल्यू 9.8 नहीं गिवन है, 10 दिया तो यहाँ पर 10 न्यूटन लिख देंगे। और 1 ग्राम वेट सीजीएस सिस्टम में जी की वैल्यू होती है 980। 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 980 डाइन्स। ये नोट कर लें आप इस यूनिट को। सभी बच्चों से कह रहा हूं आप इनको प्लीज नोट कर लीजिएगा। बहुत आसान चैप्टर है, फिर से मैं बोल रहा हूं, आपकी लैंग्वेज में बहुत सिंपल चैप्टर है, जरूर से ज्यादा सिंपल चैप्टर है। इतना इजी बना दूंगा, आप बस इसको तैयार करो जैसे मैं बोल रहा हूं उसी तरह से, और आपके 100% क्वेश्चंस निकलेंगे। आप किसी भी बुक से ट्राई करेंगे तो ठीक है ना। 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 डाइन्स। 1 न्यूटन बराबर 10 पावर 5 डाइन्स और 1 डाइन्स इज इक्वल टू होता है 10 पावर 5, 10 पावर -5 न्यूटन। कर लिया नोट। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मजेदार पॉइंट है, सब जानते हैं इस बात को। इन फॉर्मूला F इक्वल टू ma, इन रिलेशन F इक्वल टू ma, F इज अ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इस फॉर्मूले में F इक्वल टू ma वाला जब फॉर्मूला लिखते हैं तो इस फॉर्मूले में F जो होता है वो नेट फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है बॉडी पर। इस फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो F की जगह पर नेट फोर्स लिखा जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स लिखा जाएगा। इन फॉर्मूला F इक्वल टू ma, इन फॉर्मूला F इक्वल टू ma, F शुड बी इन एब्सोल्यूट यूनिट। इस वाले फॉर्मूले में F की जो यूनिट लिखते हैं एब्सोल्यूट यूनिट लिखते हैं, और F की एब्सोल्यूट यूनिट एसआई सिस्टम में न्यूटन लिखते हैं और सीजीएस सिस्टम में डाइन लिखते हैं। दैट इज F शुड बी इन न्यूटन इन एसआई सिस्टम, नॉट किलोग्राम वेट। क्योंकि किलोग्राम वेट इस फॉर्मूले में F इक्वल टू ma में F की यूनिट एब्सोल्यूट यूनिट लिखी जाएगी, एसआई सिस्टम में लिखेंगे तो इसकी यूनिट न्यूटन लिखेंगे, न कि हम किलोग्राम वेट। और सीजीएस सिस्टम में लिखेंगे तो F की यूनिट डाइन्स लिखेंगे, न कि ग्राम वेट। ये बात क्लियर हो गई। थर्ड पॉइंट, द रिजल्टेंट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा रिजल्टेंट फोर्स हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा। द रिजल्टेंट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होता है। क्लियर है। जिधर एक्सेलेरेशन होगा रिजल्टेंट फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है उधर के फोर्स ग्रेटर होते हैं। थर्ड पॉइंट नोट कर लो, द रिजल्टेंट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन। इसको नोट कर लो, मैं फिर से बोल रहा हूं। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, फोर्थ पॉइंट देखिएगा, फोर्थ पॉइंट, द फोर्सेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन आर ऑलवेज ग्रेटर। जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होता है हमेशा उसी डायरेक्शन वाले जो फोर्स होते हैं वो ग्रेटर होते हैं। द फोर्सेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन आर ऑलवेज ग्रेटर। जिधर एक्सेलेरेशन है उधर के फोर्स हमेशा ग्रेटर का मतलब बड़े होते हैं।
ये बात क्लियर है? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उधर की फोर्स क्या होंगे बेटा? ज्यादा होंगे, ग्रेटर होंगे, बड़े होंगे वो उधर की फोर्स। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इन ए स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग में टेंशन की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होती है। यहां पर लिखा है द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इन ए स्ट्रिंग इज अवे फ्रॉम द बॉडी। कोई स्ट्रिंग है, जैसे हमने कहा ये कोई स्ट्रिंग है और यहां पर एक बॉडी है, ये इस बॉडी के कारण इस स्ट्रिंग में टेंशन की डायरेक्शन इधर होगी। क्लियर है? एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, यहां पर एक स्ट्रिंग तो ये रही और यहां पर ये दूसरी स्ट्रिंग है, और एक स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम होता है। जैसे इस स्ट्रिंग में टेंशन इस बॉडी के कारण अवे फ्रॉम द बॉडी, इस बॉडी से अवे होगा, इस टेंशन को मैंने T1 बोले देना है। अब इस स्ट्रिंग में देखो टेंशन कौन सी होगी भाई? इस वाली स्ट्रिंग से दो बॉडी अटैच्ड है, एक बॉडी तो ये फर्स्ट बॉडी और एक सेकंड बॉडी। इस वाली स्ट्रिंग से दो बॉडी बंधी हुई है, एक तो ये वाली बॉडी अटैच्ड है और एक ये बॉडी अटैच्ड है। तो इस बॉडी के कारण इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, इस बॉडी से अवे इधर की तरफ ऐसे, और इस वाली बॉडी के कारण इस स्ट्रिंग में टेंशन इस बॉडी से अवे, इससे अवे, इसके कारण इस वाली बॉडी के कारण इस स्ट्रिंग में टेंशन इधर होगी, इस बॉडी से अवे, और यहां से यहां तक स्ट्रिंग एक है तो ये वाला टेंशन सेम होगा। ये टेंशन को मैं T2 बोल रहा हूं तो इस टेंशन को भी क्या बोलेंगे? T2 बोलेंगे। तो ये तो टेंशन है इस बॉडी के कारण और ये टेंशन है इस बॉडी के कारण इस स्ट्रिंग में, इस बॉडी से अवे तो ऐसे हो गया और इस बॉडी से अवे इस तरह से हो गया। तो यहां से यहां तक स्ट्रिंग एक ही है तो इस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम है। कितना लिया है मैंने? T2। और इस बॉडी से इस बॉडी के कारण, इस वाली बॉडी के कारण टेंशन इस वाली स्ट्रिंग में देखेंगे तो इस वाली स्ट्रिंग में तो एक ही बॉडी, इस स्ट्रिंग से तो केवल ये बॉडी अटैच्ड है, तो इस बॉडी के कारण इस स्ट्रिंग में टेंशन इस बॉडी से अवे, इस वाली बॉडी से अवे, ऐसे ऊपर की ओर। ये टेंशन T1 का है मैंने, यहां से यहां तक स्ट्रिंग एक है तो इस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर टेंशन T1 होगा, इस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर टेंशन T2 होगा। क्लियर है? ये बात मैंने लिख दी है। द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इन ए स्ट्रिंग इज अवे फ्रॉम द बॉडी। सिक्स्थ पॉइंट देखिएगा, इन वन स्ट्रिंग, ये बात मैंने बता दी मैंने अभी अभी। इन वन स्ट्रिंग टेंशन इज सेम एट ऑल पॉइंट। एक स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम होती है। एक स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर टेंशन क्या होती है मेरे बच्चे? सेम होती है। ये बात क्लियर है? एक छोटा सा बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर देखिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लें बच्चों, आप नोट करिए मेरे साथ साथ। किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्स और टाइम, इधर लिया मैंने टाइम T सेकंड में और इधर लिया है फोर्स मैंने न्यूटन में। इसमें ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, 0 से 2 सेकंड तक बॉडी पर फोर्स 4 न्यूटन है यहां तक। अब 2 से 4 सेकंड तक बॉडी पर लगने वाला फोर्स, 2 से 4 तक फोर्स कितना है? 2 न्यूटन, ठीक है नहीं? अब 4 से 6 सेकंड तक, 4 से 6 सेकंड तक लगने वाला फोर्स कितना है? नेगेटिव एक्सिस पर आ गया, ये 4 न्यूटन है। और 6 से लेकर के 8 सेकंड तक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम है। कर्व ये लीनियर कर्व है, ये ग्राफ है। ये जिस बॉडी पर ये फोर्स लग रहा है, जिसके लिए फोर्स और टाइम ग्राफ दिया हुआ है, उस बॉडी का क्वेश्चन में मास दिया है। मास ऑफ ए बॉडी इज 2 किलोग्राम एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट करवा रहा है, आपसे पूछ रहा है क्या? इम्पल्स इन 8 सेकेंड, 8 सेकेंड तक, 8 सेकेंड में इम्पल्स कितना होगा इसका? इम्पल्स पूछा है उसने, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। सेकंड पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 8th सेकंड। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 8th सेकंड। तो 8 सेकंड में इंपल्स की बात कर रहा है, तो एक काम कर लो,
यहाँ पर ग्राफ दो एक्सिस पर है, एक तो पॉजिटिव एक्सिस पर, ये पॉजिटिव एक्सिस, और इधर वाली नेगेटिव एक्सिस। तो इम्पल्स का मतलब क्या होता है, अपर एरिया, इस वाले पार्ट का एरिया, अपर एरिया तो ऊपर निकाल लो, और इस वाले ग्राफ के नीचे इस वाले का एरिया नीचे निकाल लो। ऊपर वाले एरिया में से इस एरिया में से इस एरिया को सबट्रैक्ट कर देना, इम्पल्स निकल आएगा। तो इस वाले पार्ट का एरिया कितना होगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा। देखो इस वाले हिस्से का एरिया अलग निकाल लो और इस वाले पार्ट का एरिया अलग निकाल लो। तो इसका एरिया कितना हो गया, इस वाले हिस्से का एरिया, ये वाली साइड इंटू ये वाली साइड, मेरे ख्याल से रेक्टेंगल बन गया ये वाला। ये कितना है 2 और ये कितना है 4, 4 इंटू 2, इस वाले हिस्से का एरिया कितना हो गया 8, और इस वाले पार्ट का एरिया, इस वाले पार्ट का एरिया, ये वाली साइड इंटू ये वाली साइड, ये साइड कितनी है 2 है, और ये साइड कितनी है 2, 2 इंटू 2, इसका तो 8 और इसका हो गया 2 इंटू 2 4, 8 और 4 कितना हो गया अपर एरिया, इसका अपर एरिया 8 प्लस 4 12 यूनिट, जो भी यूनिट आएगी इम्पल्स की। इस वाले ग्राफ का एरिया लो, लोअर एरिया, नीचे वाले हिस्से का एरिया, इस वाले पार्ट का एरिया, इसका लोअर एरिया कितना हो गया, देखो ट्रपेजियम बना दें इसे, सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, ये साइड कितनी है यहां से यहां तक की, यहां तो लिखा है 4, यहां लिखा है 8, तो ये वाली साइड हो गई 4, और ये वाली साइड हो गई, ये लिखा है 4, यहां लिखा है 6, ये हो गया 2, ये कितना हो 4 प्लस 2 कितना होता है 6, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, यहां पर कितना लिखा है 4, 6 इंटू 4 24 अपॉन 2, तो इसका एरिया हो गया 12 यूनिट। तो इसका मतलब अपर एरिया 12 और लोअर एरिया 12, तो टोटल इम्पल्स क्या हुआ, अपर एरिया माइनस लोअर एरिया, तो मेरे ख्याल से इम्पल्स हो गया 0। इम्पल्स 0 है, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P बराबर इम्पल्स होगा। तो यही मैंने किया है, अपर एरिया माइनस लोअर एरिया। देखो अपर एरिया माइनस लोअर एरिया, अपर एरिया कितना निकला था, इस वाले हिस्से का इम्पल्स निकाला है आपने, इस वाले पार्ट का एरिया, इस वाले हिस्से का, और इस वाले पार्ट का एरिया, इस वाले हिस्से का एरिया, ये तो अपर एरिया हो गया ऊपर वाले का। तो ऊपर वाले का एरिया ये इसका कितना होगा, ये वाली साइड 2 इंटू 4, तो ये रहा 4 इंटू 2 इस वाले का, इसका एरिया लो 2 इंटू 2, ये रहा, ये तो हो गया अपर एरिया, ये वाला पूरा, इस वाले इन दोनों ब्लॉकों का एरिया हो गया। अब लोअर एरिया इसका लो, इसका एरिया अलग निकाल लो और इसका एरिया अलग निकाल लो, इसका एरिया हो गया 2 इंटू 4 माइनस ये रहा 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, इस वाले पार्ट का एरिया आ गया, ये रहा, माइनस लोअर एरिया कर रहा हूँ ना, लोअर अपर एरिया में से लोअर को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ भाई। अपर एरिया तो ये हो गया ये वाला, इस ब्लॉक का एरिया तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 इस वाले रेक्टेंगल का, और इस वाले रेक्टेंगल का 2 इंटू 2, तो ये तो अपर एरिया हो गया, माइनस इसका लोअर एरिया लेंगे तो इस वाले का एरिया कितना हो गया 2 इंटू 4, ये रहा, प्लस इसका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 4, और हाफ 2 इंटू 4, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 12, ये कितना है 8, और ये 2 से 2 ये भी 12, 12 माइनस 12 कितनी वैल्यू हो गई 0, इम्पल्स 0 आ गया। अब वो पूछ रहा है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 8th सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में कितनी दी है उसने, इनिशियल वेलोसिटी दी है 4 और मास दिया है 2, फाइनल वेलोसिटी पूछी है। तो इम्पल्स बराबर होता है चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला जानते हो mv2 माइनस m चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को आपने क्या लिखा है इज इक्वल टू m फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो m तो m है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी, m कितना है उसका 2, फाइनल वेलोसिटी पता करनी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है क्वेश्चन में 4 दिए है, चेक कर लो। इनिशियल वेलोसिटी आपके लिए क्वेश्चन में 4 दी हुई है, ये रही
इनिशियल वेलोसिटी ये है, मास ये रहा। फाइनल वेलोसिटी क्वेश्चन में पूछी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ एर्थ सेकेंड। ये बात देखो यहाँ पर यही किया है, इम्पल्स 0, मास कितना दिया 2, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 4 दी है। सॉल्व कर लो यहाँ से, इक्वल टू 0, 2u माइनस 8 बराबर 0, v है 2 इंटू वी माइनस 8, 2 का मल्टीप्लाई करोगे ना अंदर, इक्वल टू 0, तो 2v इक्वल टू 8, तो v बराबर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये बात क्लियर है बच्चों? ये बात क्लियर है या नहीं है? ये समझ आ गया क्वेश्चन के नहीं आया? 100% क्लियर है। मैं बात कर रहा हूं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस पुली वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं, आप इनको मेरे साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है ना? ये पुली है बच्चों, ये वाली, और इस पुली से होकर के एक स्ट्रिंग जा रही है, ये वाली फ्रिक्शन लेस पुली, और इस पर 2 ब्लॉक सस्पेंडेड है। एक ब्लॉक ए, इसका मास 4 किलोग्राम, एक ब्लॉक बी, इसका मास 3 किलोग्राम। क्वेश्चन ये पूछा है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। पहले फिगर बना लीजिए आप। इस स्ट्रिंग में टेंशन पूछा है एक तो, इस वाली स्ट्रिंग में, और इन दोनों हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर दोनों ब्लॉक का सेम होगा। कैसे सेम होगा ये बात देखिएगा आप, इसका सॉल्यूशन देखें, सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं आपको। फिगर बना लो आप, ये वाला देखो, यहां पर यहां से यहां तक स्ट्रिंग एक है, इस ब्लॉक का मास ज्यादा है इस ब्लॉक से। तो पहली बात तो ये कि सिस्टम कैसे मूव करेगा, ऐसे चलेगा, ये ब्लॉक तो जाएगा ऊपर और ये ब्लॉक जाएगा नीचे, क्योंकि इसका मास ज्यादा है इससे। तो इस सिस्टम में एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। अब इस स्ट्रिंग में टेंशन देखिएगा, इस ब्लॉक का वेट किधर है, डाउनवर्ड, कितना 4 किलोग्राम का ब्लॉक है तो 4g, और इसका वेट डाउनवर्ड, इसका भी कितना 3g। नोट कर लो, यहां से यहां तक स्ट्रिंग एक है, कंप्लीट एक ही तो स्ट्रिंग है ये, और एक स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम होता है बच्चों, ठीक है? तो यहां से इसको टेंशन में t ले लूं, अवे फ्रॉम द बॉडी, इस बॉडी से अवे t, और इस ब्लॉक के कारण इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन t, अवे फ्रॉम द बॉडी, इधर ये वाला टेंशन t है तो ये भी t होगा। क्यों होगा t? क्योंकि यहां से यहां तक पूरी स्ट्रिंग एक ही है। जरा गौर से देखो, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है ऐसे, तो जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर के फोर्स ग्रेटर होते हैं। तो पहले लो ब्लॉक ए, फॉर ब्लॉक ए ब्लॉक को चेक करो। ए ब्लॉक पर 2 फोर्स हैं, 4g तो नीचे है, टेंशन t ऊपर है, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। तो जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर के फोर्स ग्रेटर होते हैं। तो इस ब्लॉक ए पर नेट फोर्स कितना होगा, 4g तो नीचे है, t ऊपर है, 4g ग्रेटर होगा किससे, t से। तो इस पर नेट फोर्स हो गया 4g माइनस t, 4g माइनस t इजिकल टू ma, m 4 है और एक्सेलरेशन हमें निकालना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लो ब्लॉक बी को, फॉर ब्लॉक बी ब्लॉक को चेक करो, ये वाला ब्लॉक एक्सेलरेशन ऊपर है तो ये फोर्स ग्रेटर होगा, जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर के फोर्स ग्रेटर होते हैं। तो t की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, 3g से। तो ब्लॉक बी पर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, ग्रेटर फोर्स में से t में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, t माइनस 3g इजिकल टू m कितना है 3 इंटू a, इक्वेशन नंबर सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी गेट, इन दोनों को ऐड करोगे तो t कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, t से तो t कैंसिल हो गया, ये 4g माइनस 3g, इधर कितना बचा g इजिकल टू ऐड करना है ना
4a प्लस 3a 7a, a की वैल्यू आ गई आपकी g/7। क्लियर है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, या तो a की वैल्यू यहां से या इस a की वैल्यू सेकंड में डाल दो, t निकल आएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड a की वैल्यू में ये वाली a की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो टेंशन निकल आएगा t माइनस 3g इज इक्वल टू 3a। a की वैल्यू कितनी है? g/7। इस 3g को इधर ले जाओ, t इज इक्वल टू 3g प्लस 3/7g, ये वैल्यू आ गई 7 3 जा 21 प्लस 3 24/7g। g की वैल्यू पुट कर दें, ये रिजल्ट आ जाएगा। टेंशन स्ट्रिंग में आ गई कितनी? 24/7g और एक्सेलेरेशन आ गया g/7। टेंशन आ गया 24/7g। नोट कर लें आप इसको। क्वेश्चन समझ आ गया? ये नोट कर लिया? नोट कर लो आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। ये फिगर बनाएं आप, ये वाला फिगर बना लो। यहां पर 3 ब्लॉक है। जैसे यहां पर देखो, एक ब्लॉक ए, ये वाला, इसका मास है 8 किलोग्राम। एक ब्लॉक बी, इसका मास है 2 kg। एक ब्लॉक सी, इसका मास है 4 kg। एक स्ट्रिंग तो यहां से लेकर के यहां तक है, ये वाली, और एक स्ट्रिंग ये वाली है। इस फिगर को मैं अलग से यहां पर बना दे रहा हूं। यहां पर देखो, जरा गौर से ध्यान से देखना। एक ब्लॉक तो ये रहा, इसका मास है 4 kg। एक ब्लॉक में इस जगह पर बना रहा हूं बच्चों, इसका मास है 2 kg। एक ब्लॉक ये रहा, इसका मास है 8 kg। बना लिया। इस ब्लॉक का नाम डाल दिया मैंने ए, इसको डाल दिया बी, इसको डाल दिया सी। अब जरा टेंशन रिप्रेजेंट करिए आप। एक स्ट्रिंग तो यहां से लेकर यहां तक है। इस वाले टेंशन को यहां पर देखो, इस ब्लॉक पर, इस ब्लॉक का वेट के मास कितना है? 4 kg। तो इसका वेट कितना हो गया? 4g। ये टेंशन मैंने T1 मान ली है, अवे फ्रॉम द बॉडी। ये T1, यहां से यहां तक स्ट्रिंग एक है, तो इस ब्लॉक के कारण इस स्ट्रिंग में टेंशन, यहां से यहां तक स्ट्रिंग एक है, तो ये टेंशन T1 लिया है आपने, तो ये भी टेंशन क्या लेनी पड़ेगी आपको? T1। इस ब्लॉक का वेट किधर है? 2 किलोग्राम मास है, तो इसका वेट इधर होगा, इधर होगा कितना? 2g। अब इस ब्लॉक के कारण इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन भी इसी डायरेक्शन में होगी। ये यहां से यहां तक स्ट्रिंग एक है, ये तो 2g तो इस ब्लॉक का वेट है बच्चों, 2g। और इस ब्लॉक के कारण इस स्ट्रिंग में टेंशन भी तो होगी इस डायरेक्शन में, अवे, इस ब्लॉक से अवे फ्रॉम द बॉडी, इस डायरेक्शन में। इस टेंशन को मैंने लिख दिया है T2। क्लियर है? तो ये 2g, तो ये वेट हो गया इस ब्लॉक का, और इस ब्लॉक के कारण इस स्ट्रिंग में टेंशन T2, अवे, इस ब्लॉक से अवे फ्रॉम द बॉडी, इस डायरेक्शन में T2। इस ब्लॉक का वेट किधर है? 8g। और इस ब्लॉक के कारण इस स्ट्रिंग में टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा T2। चेक कर लो, यहां से यहां तक स्ट्रिंग एक है, ये भी टेंशन T2, तो ये भी T2। क्लियर है? नोट कर लो आप इस फिगर को। नोट कर लिया? फोर्स रिप्रेजेंट कर दिए। अब चेक करो, पहले लो ब्लॉक ए को, इस ब्लॉक को जरा देखो ध्यान से। इस ब्लॉक पर कितने फोर्स हैं? इस वाले ब्लॉक पर 2 फोर्स हैं। एक फोर्स तो 8g और एक फोर्स T2। इस सिस्टम में ये तो मास है 8 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम, और ये कितना है? 4 किलोग्राम। तो सिस्टम की मोशन इस डायरेक्शन में होगी, इसमें एक्सेलेरेशन इधर, और ये दोनों ब्लॉक नीचे जाएंगे, तो इस सिस्टम का एक्सेलेरेशन होगा डाउनवर्ड, ऐसे ऐसे।
और जिधर एक्सेलेरेशन होते हैं बच्चों, जिधर एक्सेलेरेशन है उधर के फोर्स ग्रेटर होते हैं। पहले ब्लॉक ए को लो, ए ब्लॉक को देखो जरा ध्यान से, इस ब्लॉक को, इस पर दो फोर्स हैं, एक तो 8G और एक T2। तो कौन सा फोर्स ग्रेटर होगा? जिधर एक्सेलेरेशन होते हैं, जिधर एक्सेलेरेशन है उधर के फोर्स ग्रेटर होंगे। तो इस ब्लॉक पर दो फोर्स हैं 8G और T2, तो यहाँ पर 8G ज्यादा होगा किससे? T2 से। तो ब्लॉक ए के लिए 8G माइनस T2। तो देखो ये लिखा है ब्लॉक ए 8G माइनस T2 बराबर MA। M कितना है इसका? 8। और एक्सेलेरेशन, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है, इस सिस्टम का एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है। ये ब्लॉक जाएगा ऊपर, इसका एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है। तो इस ब्लॉक को चेक कर रहा हूं मैं, इस वाले ब्लॉक को। इस ब्लॉक पर नेट फोर्स 8G माइनस T2, 8G माइनस T2 इज इक्वल टू MA। M कितना है? 8 और A एक्सेलेरेशन है। अब ब्लॉक बी को चेक करो, ये वाले ब्लॉक को देखो, ये रहा। इस ब्लॉक पर कितने फोर्स हैं देखो ध्यान से, इस ब्लॉक को चेक करो, देखो ध्यान से। इस पर 3 फोर्सेज हैं। एक फोर्स तो इस वाले ब्लॉक पर 2G ये रहा, और एक फोर्स है इस पर T2 ये वाला, ये वाला। T2 और 2G दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, और T1 इधर है ऊपर। तो इस वाले ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना हुआ? 2G प्लस T2, ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, और जिधर एक्सेलेरेशन होगा उधर के फोर्स ग्रेटर होते हैं। तो 2G प्लस T2 तो डाउनवर्ड है, और अपवर्ड कितना है? T1 कम होगा किससे? T2 प्लस G से, 2G से, 2G प्लस T2। तो ब्लॉक बी के लिए 2G प्लस T2 तो डाउनवर्ड हो गए, ये प्लस ये, और ये ऊपर है, ये वाला फोर्स कम है, माइनस T1 इज इक्वल टू MA। इसका M कितना है? 2 किलोग्राम, 2A। क्लियर है? अब ब्लॉक सी को लो, इस वाले ब्लॉक को लो, सी को। सी ब्लॉक को चेक करो, इसमें एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है, और जिधर एक्सेलेरेशन होगा उधर के फोर्स ग्रेटर होते हैं। तो यहां पर T1 ज्यादा है किससे? 4G से। तो ब्लॉक सी पर T1 माइनस 4G, ब्लॉक सी T1 माइनस 4G बराबर MA। M कितना है? 4 और इंटू A। क्लियर है? इक्वेशन नंबर, दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, ये थर्ड। इक्वेशन बना लिए, ये हटा दूं, ये फिगर मैंने यहां बना दिया था, यही फिगर है एज इट इज, ऐसे की ऐसे। ठीक है? एक्सेलेरेशन निकालना है आपको, और टेंशन इन ईच स्ट्रिंग चेक करो अब जरा। अब इनको सॉल्व कर लो आप। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दो, जरा गौर से देखो। यहां पर मैं ऐड करके दिखा रहा हूं बच्चों, यहां पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, देन वी गेट इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ऐड कर रहा हूं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ऐड करो, देखो जरा गौर से। T1 से T1 कैंसिल, और इस T2 से ये T2 कैंसिल। चेक कर लो, ऐड करोगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ऐड करिएगा, यहां पर कितना है? 8G प्लस 2G, 10G माइनस 4G, तो कितना हो गया? 6G इज इक्वल टू, इधर देखो 8 प्लस 2 प्लस 4 कितना हो गया? 14A। 14A, A की वैल्यू आ जाएगी यहां से, A बराबर 6/14G। वैल्यू कितनी आ गई? 3/7G। A की ये वाली वैल्यू 3/7G, A की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो कहां पर? इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में डाल दोगे तो T2 निकल आएगा, थर्ड में डाल दोगे तो T1 निकल आएगा। पहले T1 निकाल लें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A in
इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ये रही ये वाली, एक ही वैल्यू ये वाली हटा करके यहां डाल दो, T1 निकल आएगा। तो T1 माइनस 4G इज इक्वल टू 4A। 4A की वैल्यू कितनी है 3/7G। 4G को इधर ले जाओ, T1 बराबर 4G प्लस 12/7G। सॉल्व कर लो इसे, 7 4 जा 28, 28 प्लस 12 कितना हो गया 40/7G। ये T1 की वैल्यू आ गई बच्चों, G की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, T1 निकल आएगा। अब एक ही ये वाली वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, इस इक्वेशन में डाल दो एक ही वैल्यू ये वाली, ये वैल्यू यहां लिखोगे तो T2 निकल आएगा। तो यहां पर वैल्यू डाल रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A नोट कर लो, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट चेक करो 8G है माइनस T2 इज इक्वल टू 8A। A की वैल्यू यहां पर A की वैल्यू ये लिखनी है 3/7G, T2 8G माइनस ये इधर कर दो, सॉल्व कर लेंगे। तो देयरफॉर T2 की वैल्यू आ गई यहां से, T2 इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 8G माइनस कितना हो गया ये 24/7G। सॉल्व करो, 8 का मल्टीप्लाई एलसीएम ले लो 7, 8 का 7 एलसीएम आ गया, 8 7 या 56, 56 माइनस 24, 56 माइनस 56 में से 24 कम कर दो, कितना हो गया 32/7G। क्लियर है? तो T2 की वैल्यू यहां पर आ गई 32/7G। क्लियर है ये बात? नोट कर लो इसे, टेंशन T2 निकल आया, T1 निकल आया, एक्सेलरेशन निकल आया, यही पूछा है उसने। नोट कर लीजिएगा फटाफट से। कर लिया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से। ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली बाय ए कॉर्ड ऑफ मास स्मॉल m बाय ए फोर्स P। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय कॉर्ड ऑन द ब्लॉक? ये क्वेश्चन ये कह रहा है, ये कोई ब्लॉक है बच्चों ये वाला, जिसका मास कैपिटल है, और इस ब्लॉक को किसी कॉर्ड जिसका मास स्मॉल m है, और इसको P फोर्स लगा करके हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स कितना है P है। तो ये पूछ रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय कॉर्ड ऑन द ब्लॉक, इस कॉर्ड के द्वारा इस ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, इस कॉर्ड के द्वारा इस ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, ये पूछा है। देखो नेट फोर्स कितना है यहां पर, इस जगह पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है ना, ये वाला फोर्स P बता रहा है। तो ये जो फोर्स है ये तो पूरे सिस्टम पर लग रहा है ना, इन दोनों पर, इस पर और इस पर। तो फोर्स पूछा है इस कॉर्ड के द्वारा इस ब्लॉक पर। तो पहले एक काम करो, इसका एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन दोनों कॉर्ड का और ब्लॉक का दोनों का सेम होगा, क्योंकि ये कॉर्ड से ही तो ब्लॉक को बांधा हुआ है ना आपने, और फोर्स P फोर्स लगा करके आगे की तरफ खींच रहे हो आप। तो नेट टोटल फोर्स कितना है P, और नेट फोर्स टोटल मास कितना है M प्लस M। तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन इक्वल टू टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल फोर्स कितना है P अपॉन टोटल मास, ब्लॉक का मास प्लस कॉर्ड का मास, M प्लस M। तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकल आया ये। अब ये पूछ रहा है कॉर्ड के द्वारा इस ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स क्या है, कॉर्ड के द्वारा इस ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। फोर्स एक्सर्टेड बाय कॉर्ड ऑन द ब्लॉक
F इक्वल टू ब्लॉक का मास और इंटू ब्लॉक का एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। ब्लॉक का मास कितना है कैपिटल M, एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का सेम था इन दोनों का, एक्सेलरेशन ये निकाला है आपने, इस एक ही जगह पर ये एक्सेलरेशन फिट कर दो। तो M कैपिटल M किसका मास है, ब्लॉक का, क्यों कॉर्ड के द्वारा ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स पूछा है, तो ब्लॉक का मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक और कॉर्ड का एक्सेलरेशन तो दोनों सेम है, ये तो ब्लॉक का मास हो गया और ये एक्सेलरेशन फोर्स निकल आया, ये फोर्स कॉर्ड के द्वारा जो है लगाया जाएगा किस पर, ब्लॉक पर, M इंटू पी अपॉन एम प्लस एम। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा बच्चों, यहां पर ये क्वेश्चन नोट करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो यहां पर 3 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक तो ये रहा, इसका मास 2 किलोग्राम, एक ब्लॉक ये है इसका मास 3 kg, एक ब्लॉक ये है इसका मास 5 kg, और इस पूरे सिस्टम पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है। तो ये पूछा है कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक और टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग यहां से यहां तक है और एक स्ट्रिंग ये रही, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले इस स्ट्रिंग को चेक करो, इस ब्लॉक के द्वारा इस स्ट्रिंग पर, इस स्ट्रिंग में टेंशन जो जनरेट होगा अवे फ्रॉम द ब्लॉक, इस बॉडी से अवे इस डायरेक्शन में T1, यहां से यहां तक स्ट्रिंग एक है, तो इस ब्लॉक के कारण इस स्ट्रिंग में टेंशन, तो इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक से अवे, अब इस ब्लॉक के कारण भी तो टेंशन होगी इस स्ट्रिंग में, तो इस ब्लॉक के कारण टेंशन इधर होगी क्योंकि अवे फ्रॉम द बॉडी, इस बॉडी से अवे। अब यहां से यहां तक स्ट्रिंग एक है, तो ये टेंशन T1 है, तो ये भी टेंशन T1 होगी, नोट कर लिया। अब इस ब्लॉक के कारण इस स्ट्रिंग में टेंशन देखो, ये स्ट्रिंग अब यहां से यहां तक स्ट्रिंग एक है, यहां से यहां तक स्ट्रिंग बदल गई, चेंज हो गई ना, दूसरी स्ट्रिंग आ गई, तो इस ब्लॉक के कारण टेंशन इस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द ब्लॉक T2, और इस ब्लॉक के कारण इसी स्ट्रिंग में टेंशन इस डायरेक्शन में होगी इस ब्लॉक से अवे, ये T2, ये वाला टेंशन T2, तो ये भी टेंशन T2। क्लियर है। और इस ब्लॉक पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। एक्सेलरेशन इस पूरे सिस्टम में इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उधर के फोर्स बच्चों ग्रेटर होते हैं। तो पहले एक काम करो, पहले लो ब्लॉक ए को, इस ब्लॉक ए को लो, इस ब्लॉक पर मेरे ख्याल से फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स है केवल T1, ये वाला T1 फोर्स, ये वाला फोर्स है T1। क्लियर है भाई। इसका वेट तो डाउनवर्ड होगा 2G, और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, तो नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक की इस वेट को बैलेंस कर लेगा, तो ये तो इससे तो इसको बैलेंस कर लिया, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं भाई। इस ब्लॉक पर केवल एक फोर्स है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में T1, ब्लॉक ए पर एक फोर्स है T1 और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ब्लॉक ए पर नेट फोर्स कितना है, ब्लॉक ए पर नेट फोर्स T1 बराबर एक्सेलरेशन इधर है MA, M कितना है 2, और इनटू एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का। अब ब्लॉक बी को लो, बी ब्लॉक पर 2 फोर्स है बच्चों, देखो इस ब्लॉक पर T2 तो इधर है, T1 इधर है, T2 ग्रेटर देन T1 क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उधर के फोर्स ग्रेटर होते हैं, तो T2 ग्रेटर देन T1, हेंस नेट फोर्स ऑन ब्लॉक बी T2 माइनस T1 इक्वल टू MA, M कितना है इसका 3, और एक्सेलरेशन तीनों ब्लॉकों का सेम होगा। अब ब्लॉक सी को चेक करो, सी ब्लॉक पर 2 फोर्स हैं, 10 न्यूटन आगे है, T2 ये रहा, एक्सेलरेशन इधर है, तो 10 न्यूटन ज्यादा होगा किससे, T2 से, तो नेट फोर्स कितना हुआ 10 माइनस T2 इक्वल टू MA, M कितना है 5 इंटू A। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दो, क्या निकल आएगा यहां से, एक्सेलरेशन निकल आएगा बच्चों। एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऐड करो, यहां पर नोट कर रहा हूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऐड करिए आप इनको। देखो इससे तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, चेक कर लो
क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो गए। ऐड करो, इधर इस डायरेक्शन में क्या बचा, इधर इक्वल से इधर क्या बचेगा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 10 बचा। 10 इज इक्वल टू, राइट साइड लो, 2a प्लस 3a प्लस 5a, 10a। ए की वैल्यू आ गई कितनी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए की वैल्यू आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, putting the value of a in equation first, then we get t1 is equal to 2a, t1 की वैल्यू आ गई 2 मीटर, सॉरी बच्चों टेंशन न्यूटन में लिखेंगे ना, रिव्यू कर दूं, 1 सेकंड बच्चों को। t1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से देखो t1 इज इक्वल टू 2a, 2a की वैल्यू 1, t1 की वैल्यू आ गई 2 न्यूटन। क्लियर है ये बात। अब a की ये वाली वैल्यू हटा करके इस जगह पर डाल दो, ए की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर, चलिए कोई बात नहीं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर थर्ड, ए की वैल्यू 1, यहां डालो, t2 की वैल्यू निकल आएगी, 10 माइनस t2 इज इक्वल टू 5a, ए की वैल्यू 1, t2 इज इक्वल टू 10 माइनस 5 न्यूटन। क्लियर है ये बात, नोट कर लिया, नोट कर लीजिए आप इसे भाई, सॉल्व कर लेना यहां से। तो इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो ए की वैल्यू निकल आएगी, ए की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे t1 आ जाएगा, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे t2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल सा है ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर बच्चों 2 ब्लॉक है, ये रही, ध्यान से देखो जरा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये एक ब्लॉक ये है 3 kg और एक ब्लॉक ये है, इससे अटैच्ड है ये 2 kg। क्लियर है। और इस पूरे सिस्टम पर यहां पर अप्लाइड फोर्स कितना है, 20 न्यूटन है, ये रहा। तो एक तो पूछा है उसने इस पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन कितना होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। सेकंड पूछ रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, ए के द्वारा बी पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब विशेष ध्यान से देखो इसको। जैसे एक ब्लॉक तो ये है ए और एक ब्लॉक ये वाला बी है, ये ब्लॉक बी और ये ब्लॉक ए। इसका वेट, इसका मास 3 kg है बच्चों और इसका मास 2 kg है। जरा गौर से देखना। और इस पर अप्लाइड फोर्स कितना है, ये वाला 20 न्यूटन है। ये 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो जरा गौर से देखो, जब इस ब्लॉक को पुश करोगे ऐसे 20 न्यूटन के फोर्स से, तो ये ब्लॉक इस ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इधर इस पर लगने वाला फोर्स, इस ब्लॉक के द्वारा इस ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स F है। तो इस फोर्स की रिएक्शन जाएगी इस ब्लॉक पर इधर। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। इस ब्लॉक का इस पर एक्शन होगा, ये वाला फोर्स, ये तो एक्शन, तो इस ब्लॉक की रिएक्शन इस ब्लॉक पर इधर होगी, सेम इक्वल एंड अपोजिट। ये F तो ये भी F होगा। तो जरा ब्लॉक गौर से देखिएगा, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। पहले ब्लॉक ए को लो, फॉर ब्लॉक ए, ब्लॉक ए को चेक करो। ए ब्लॉक पर कितने फोर्स हैं देखो जरा गौर से। इस ब्लॉक पर 2 फोर्स हो गई, एक तो 20 न्यूटन तो इधर है और F इधर है।
कौन सा फोर्स ग्रेटर हुआ? ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर के फोर्स ग्रेटर होते हैं। तो 20 न्यूटन। इस ब्लॉक ए पर दो फोर्स हैं, एक तो 20 न्यूटन और एक इस ब्लॉक का इस पर रिएक्शन आएगा इधर एफ। तो इस ब्लॉक पर दो फोर्स हो गए। कौन सा फोर्स ग्रेटर हुआ? जिधर एक्सेलरेशन है उधर के फोर्स ग्रेटर होते हैं। तो 20 ज़्यादा होगा किससे? इस एफ से। तो 20 माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। एम कितना है इसका? 3 और ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं ले रहा हूं फॉर ब्लॉक बी। फॉर ब्लॉक बी बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। बी ब्लॉक पर केवल एक फोर्स है एफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? तो यहां पर एफ इज इक्वल टू एम ए। एम कितना है इसका? 2 और ए इक्वेशन नंबर सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर लो बच्चों। कर लोगे? एफ से एफ कैंसिल, ए निकल आएगा इसका, और एफ से एफ कैंसिल तो यहां से ए निकल आएगा। तो 20 इज इक्वल टू 5a। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया यहां से? एक्सेलरेशन आ गया इसका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? सेकंड क्या पूछा है उसने? फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। ए के द्वारा बी पर लगने वाला फोर्स कितना है? एफ। इस एफ की वैल्यू पूछ रहा है। तो ए की वैल्यू यहां से हटाओ, यहां गिरा दो। तो एफ की वैल्यू आ जाएगी एफ इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 4। तो रिजल्ट आ गया आपका 8 न्यूटन। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? ये बात समझ आ गई? क्योंकि इस ब्लॉक को 20 न्यूटन के फोर्स से हमने इस तरह से इस पर अप्लाई किया है, पुश किया है ऐसे। तो इस ब्लॉक के द्वारा इस ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स किधर होगा? आगे। इसकी एक्शन होगी इस ब्लॉक पर एफ, तो इसकी रिएक्शन होगी इस ब्लॉक पर सेम। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो इस ब्लॉक के द्वारा इस पर एक्शन फोर्स तो इधर होगा एफ, तो इस ब्लॉक का इस पर रिएक्शन होगी इस डायरेक्शन में एफ। तो इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना हो गया? 20 माइनस एफ। 20 माइनस एफ इक्वल टू एम ए 3a। इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना है? केवल एफ एक अकेला है ये वाला। तो इस पर फोर्स कितना हुआ? एफ इक्वल टू एम ए। एम कितना है? 2 इंटू ए। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, ए निकल आया। ए की वैल्यू हटा करके हमने यहां गिरा दी, तो एफ की वैल्यू निकल आएगी। ए ब्लॉक ए के द्वारा ब्लॉक बी पर लगने वाला फोर्स एफ निकल आया यहां से। ए की वैल्यू यहां से हटा करके यहां गिरा देंगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी। ये वाली वैल्यू एफ की है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? 100% क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है भाई? दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, एफ से एफ कैंसिल हो गया। ए की वैल्यू निकल आई आपकी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी। ब्लॉक ए के द्वारा बी पर लगने वाला फोर्स निकल आएगा 8 न्यूटन। यहां तक नोट कर लिया? चलिएगा, यहां तक जो वीडियो आपने देखा है इसको ठीक से एक बार रिवाइज कर लें। इसका नेक्स्ट लेक्चर मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट, नेक्स्ट इसके अगले वीडियो में आएगा बच्चों। तब तक के लिए इस वीडियो को आप देखें और नोट कर लें।